बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। चलो ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में आप लोगों को बता रहा था, और ठीक है इसमें सिर्फ मास का फर्क है, और मास 1 kg है। और जो नेक्स्ट इक्वेशन इसकी हम लिखते हैं वो देखें क्या है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा टी। ठीक है। और फिजिक्स में देखें वैसे भी जब हम डिनोमिनेटर में कुछ लिखते हैं ना, तो कोई भी वेरिएबल, तो उसको वैसे भी यूनिट में डिफाइन किया जाता है। जैसे कि वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम। ओके, तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी। अच्छा सेम फॉर्मूला जो पीछे आपने लिखा था, लेकिन डेल्टा टी से पहले नीचे m लिखा है। तो अब मैं स्लाइड आगे बढ़ाता हूँ, टाइम आई थिंक। इसमें यूनिट बताएं जरा, आप लोग बताएं, आप में से कोई बताएं मुझे यूनिट। ये फॉर्मूला ये है ना, डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी। अब बताएं यूनिट क्या है। सर जूल्स पर केजी। जूल्स पर केजी सेल्सियस, सेल्सियस भी है ना, जूल्स पर केजी सेल्सियस। ठीक है, और जूल पर केजी सेल्सियस या जूल पर केजी केल्विन, यानी यूनिट में भी सिर्फ और सिर्फ सेल्सियस और केजी के साथ, सेल्सियस और केल्विन के साथ सिर्फ केजी का डिफरेंस होगा। ओके। अच्छा ये बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर गिवन है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा 1 kg की बात हो रही है। और मैं अगर आपसे कहूँ कि इस वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी केल्विन है, तो इट मींस कि सर 1 kg की वैल्यू बता रहे हैं। अब मैं कहूँ अच्छा 5 की बताओ, 5 kg की, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो वो उसकी हीट कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो डिफरेंस है वो ये कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास अंडरस्टूड है 1 kg, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद अगर मैं कहूँ भाई 5 kg के, तो बताओ, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें उस वैल्यू को। दैट इज वेरी सिंपल, और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ख्याल रखेगा, ये याद रखें इसको, ये आगे बड़ा काम आने वाला है आपको। रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो जहाँ कहीं पर ये एक लॉजिक होगी ना कि यार हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैं इतने आराम से इसको डिफाइन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे सिर्फ इस टॉपिक की हद तक आपको ये बात समझ आए, इसकी एप्लीकेशन समझ लें। ओके, तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आई थिंक सो इट शुड बी क्लियर नाउ। और बेटा इसके बाद the amount of heat is proportional to the mass of object and temperature difference। ये देखें बहुत स्टाइलिश स्लाइड है ये, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। इस तरह लिखना है, लेकिन इस तरह C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा टी, लेकिन स्लाइड आने में टाइम काफी लगा है। अच्छा डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा टी देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, m स्टैंड फॉर मास, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो अब इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर केजी केल्विन। यूनिट खुद ड्राइव करना सीख लें यार, अब सेकंड ईयर में आ गए आप लोग। बस फॉर्मूला आपके सामने, पता क्या है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, एज अ फिजिक्स स्टूडेंट आपको इसकी डेफिनेशन खुद बनानी आनी चाहिए, डिफाइन करना आना चाहिए, और इसकी यूनिट अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise the temperature of 1 kg, that is 1 kg and 1 degree centigrade or 1 Kelvin। Is it? आगे चलूं? जी सर। ओके,
यूनिट आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट हेडिंग मोलर स्पेसिफिक हीट, ये थर्ड हेडिंग है आज की क्लास में। पहले मैंने आप लोगों से हीट कैपेसिटी की बात की, मेन टॉपिक हीट कैपेसिटी है, उसके सब टॉपिक्स है बहरहाल, लेकिन हीट कैपेसिटी देन स्पेसिफिक एंड नाउ अ न्यू थिंग इज देयर मोलर स्पेसिफिक हीट। ये क्या भला है यार, देखते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट लिखें और इसकी डेफिनेशन लिखें। अच्छा, ये स्क्रीन से अगर तुम लोग डेफिनेशन छाप रहे हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको उसको मैच कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ देख रहा हूँ, मी लिखा हुआ है और वन होना चाहिए। आप लोग जो डेफिनेशन में बता रहा हूँ वो लिखें। द अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise the temperature of 1 mole by 1 degree centigrade or 1 Kelvin that is called molar specific heat. That is called molar specific heat. तो एक इक्वेशन दिखाऊंगा आपको, मोलर स्पेसिफिक हीट। अब उसके बाद फॉर्मूला लिख लें। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या क्या लिखा है आप लोगों ने, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। कोई एक स्टूडेंट रिपीट करे अपनी आवाज में। वरीशा तुम करो। The amount of heat which is required to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, that is called molar specific heat. गुड। बेटा इसमें फर्क बताए कोई भी स्टूडेंट, कोई और बता दे। अब इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, 1 मोल। Mole. बस बात समझ आ रही है। अभी हमने पहले बात की थी, उसमें मास डिफाइन नहीं किया था, फिर हमने मास डिफाइन किया 1 kg, और अब हमने मोल डिफाइन किया। मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है, ओके। तो 1 मोल लिखना है आपने, और पूरी डेफिनेशन सेम है। आई डोंट थिंक सो मैं कोई बहुत नई चीज इसमें ऐड कर रहा हूँ। बहुत माइनर माइनर एडिशन की वजह से उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है और उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब बेटा ये होगा, जब मैं आप लोगों से कहूंगा कि मोलर स्पेसिफिक हीट बता रहा हूँ, आपने समझ आ रहे हैं कि अच्छा सर 1 मोल की बात कर रहे हैं। जब मैं आपसे कहूंगा स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है, दैट मींस 1 kg की बात हो रही है, और हीट कैपेसिटी इट मींस के मास स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए नीचे फॉर्मूला लिख लें, C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T, ओके। जहां पे आपने M लिखा था वहां पर स्मॉल n लिखेगा, स्मॉल n, ओके। ओके, C is equal to delta Q over N delta T, small n, N stand for number of moles। कोई स्टूडेंट यूनिट बता दे इसकी मुझे।
जी, यूनिट 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 क्या होनी चाहिए? जूल्स पर जूल मोल केल्विन। जूल्स पर मोल केल्विन या फिर जूल्स पर मोल सेल्सियस भी, इज इट? जी सर। दोनों सही है यानी Yes. कि, क्योंकि इस टॉपिक में अच्छा न्यूमेरिकल करवाते हैं जब मैं कहूंगा ना तो याद रखना मेरी इस बात को, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस टॉपिक में डेफिनेशन में लिखा है कि यार फर्क नहीं पड़ता जूल पर सेल्सियस और जूल पर केल्विन, तो इट मींस के मोलर स्पेसिफिक हीट जूल्स पर केजी, जूल्स पर मोल सेल्सियस या फिर जूल्स पर मोल केल्विन। ओके, अच्छा ठीक है, ये बात भी समझ आ गई, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, आई थिंक सो नाउ दीस थ्री डेफिनेशंस आर वेरी क्लियर। तीनों के लिए आप लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशन लिख ली, यूनिट तीनों के लिए क्लियर है, इट्स ओके। मैं आगे चलता हूँ। अच्छा अभी ना जो टॉपिक है मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता दूं, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने ये वाली स्लाइड क्यों जंप की है। वो ये कि देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मोलर स्पेसिफिक हीट किसी भी गैस के लिए आप कहोगे सर फिक्स है, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल फिक्स है, ये गैस है और इसमें 1 मोल गैस है और इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट फिक्स है। लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट के 2 टाइप्स हैं, अब वो चेंज होगी ड्यू टू इट्स स्टेट। मैं एक एडिशन बात करने लगा हूँ, अब मैं उसकी टाइप्स की तरफ आ रहा हूँ, एप्लीकेशन। उससे पहले हम बार बार जो एक वर्ड यूज करते हैं ना सिस्टम, और हम कहते हैं व्हेन सिस्टम, व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू द सिस्टम, मैंने इससे पहले भी बताया था आप लोगों को, और बॉयल्स लॉ में बाकायदा उसकी पिक्चर दिखाई थी, और आई थिंक शायद अभी भी वो स्लाइड आप लोगों ने देखी हो कि सिस्टम का मतलब ये है कि अगर आप किसी फॉर एग्जांपल चाय रखी है कप में और आप उसको स्टडी कर रहे हो, दैट वुड बी योर सिस्टम। ठीक है, और वो बायो के स्टूडेंट्स हैं तो वो जिसको भी ऑपरेट कर रहे होते हैं उसे भी सिस्टम ही कह रहे होते हैं उसको। तो हमारे पास जो सिस्टम की डेफिनेशन है ना यहाँ पर, वो सिस्टम हम इनफैक्ट ये कह रहे होते हैं कि एक सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, सिलेंडर के जो वॉल्स हैं और उसके ऊपर हम पिस्टन रखते हैं, मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, जब जरूरत पड़ती है हम उसको फिक्स भी कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, और सिस्टम के जो वॉल्स हैं उससे हीट अंदर या बाहर नहीं होगी। ठीक है, और जो बेस है नीचे, उससे हीट अंदर या बाहर जा सकती है बेस से। तो सिस्टम का मतलब ये होगा। ठीक है, सिस्टम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, 3 तरह के सिस्टम है जिसको हम यहाँ पर नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। एक ओपन सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है, और एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मैं सिस्टम को डिफाइन कर दूं तो फिर मैं वापस वही आऊंगा कि मोलर स्पेसिफिक हीट के टाइप्स क्या है, वो समझाने के लिए बताना जरूरी है आपको। तो देखिए, ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम कोई जिससे कि हीट और मैटर दोनों ट्रांसफर हो सके। जैसे चाय की कप की एग्जांपल ले लें, चाय के जो वेपर्स हैं वो बाहर आ सकते हैं, और जो सराउंडिंग से हीट है वो हीट कप से सराउंडिंग में आ सकती है, यानी दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, मैटर की भी और हीट की भी। लेकिन अगर इसी चाय के कप को हम पैक कर दें इस तरह कि कम से कम जो वेपर्स है वो बाहर ना आए, अंदर ही रहे, तो अब क्या होगा, ये क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम मींस मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकती, हीट ट्रांसफर हो सकती है। हीट ट्रांसफर फिर भी होगी, कप से जो है ना चाय ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, तो इसका मतलब है कि कप के वॉल से हीट बाहर आ रही थी, आपने उसको कवर किया तो भी हीट ट्रांसफर हो गई। तो बेटा दोनों रिपीट कर रहा हूँ, ओपन सिस्टम मैटर और हीट दोनों ट्रांसफर हो सकती है, सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में। क्लोज सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर होगी, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, मैटर ट्रांसफर नहीं होगी। थर्ड वन, आइसोलेटेड सिस्टम, ये नोट डाउन करें ये चीजें। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिससे ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो सके और ना ही मैटर। ओके, अब वो किस तरह का सिस्टम होगा? पहली बात तो आइसोलेटेड कहते हैं, इसीलिए आइसोलेटेड का मतलब ये होगा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाए, मैटर ट्रांसफर रोकना कोई मुश्किल काम नहीं है, टोटली पैक कर दें मैटर कहीं नहीं जाता, लेकिन एनर्जी, तो इट मींस कि आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके तमाम वॉल्स और बेस, उससे ना तो हीट अंदर जाएगी और ना ही बाहर आएगी। ठीक है, तो सिस्टम की 3 टाइप्स मैंने आपको बता दी। ओके, अच्छा अब हम आते हैं कि अगर हम नॉर्मली किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक सिस्टम है यानी कि सिलेंडर है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो हीट जाती कहाँ पर है, वो हीट की कंजम्पशन क्या है? जैसे अगर आप अपने घर में चाय बनाने के लिए एक
चूल्हे पर आप जो है कुछ पानी रखते हो तो क्या होता है, हीट जब देते हो तो इट स्टार्ट टू बॉयल, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है ना, इट मीन्स कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो एक मकसद होता है जिसकी वजह से आपने उसको स्टोव पे रखा होता है। अगर हम सिस्टम की बात करें, जस्ट लाइक ये सिस्टम है, उसके ऊपर पिस्टन है और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और आपने उसको हीट दी है, वो हीट कहाँ कंज्यूम होगी? वो हीट दो पर्पसेस में कंज्यूम होगी बेटा। एक तो उस हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ये इस चैप्टर में हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, आपको याद है थर्मल एक्सपेंशन में आपसे कहा हीट प्रोवाइड करोगे, एटम्स या मॉलिक्यूल जो स्लो डाउन थे उनकी स्पीड बढ़ जाती है, वेलोसिटी v, स्पीड बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। द नेक्स्ट दे आर मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स, वो ज़्यादा एनर्जेटिक है। और उसके बाद जब उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या होगा, एक लिमिट होती है इंटरनल एनर्जी बढ़ने की। आपको याद है मैंने कहा था कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, दे नीड मोर स्पेस, एक्सपेंड होते हैं, लेकिन यार एक लिमिट है, उसके बाद उनको स्पेस चाहिए। और स्पेस में क्या होता है कि उसके ऊपर पिस्टन है और वो उस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, पुश करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय द सिस्टम। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि सिस्टम ने काम किया, और सिस्टम का काम क्या था, एक्सपेंड हुआ है सिस्टम, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और द वर्क डन बाय द सिस्टम, दो चीजें, आप जो भी हीट प्रोवाइड करोगे वो दो पर्पसेस में कंज्यूम होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वर्क डन होगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, अब ये और से सुनना, तुम लोगों ने आंसर देना है मुझे और क्विक आंसर देना है। मैं अगर आप लोगों से ये कहूँ कि यार एक सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है 500 जूल्स, 500 जूल्स है इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, और 400 जूल्स का वर्क डन किया है इसने, तो आपने कितनी हीट प्रोवाइड की होगी? सर 500 जूल्स दी होगी क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी 500 जूल बढ़ी है इसलिए। नहीं, 500 इंटरनल एनर्जी तो मैंने 6 का, इंटरनल एनर्जी 600 का है और वर्क डन 400 है, तो टोटल एनर्जी कितनी दी आपने? 400। मैं रिवर्स कर रहा हूँ सवाल को, ठीक है, आप लोग अपने अपने आंसर, जिसने बता दिया ठीक है, 1000, ठीक है, ओके, ठीक है, 1000 भी एक आंसर आया, 400, 600, और कुछ बच्चों ने आंसर जो है वो दिल में सोच के रखा हुआ है, इट्स ओके, अपने दिल में रखें, अभी मैं जब बता दूंगा तो वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपके दिल में क्या चल रहा था। सुने, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, स्क्रीन पे आप एक इक्वेशन देख सकते हैं, ये टॉपिक अभी आगे है, मैं सिर्फ आपको उस टॉपिक को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे इक्वेशन कोड कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा इसे, अभी आगे हम इसको अप्लाई करते रहेंगे। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, इसके इसमें डेल्टा क्यू जो है ना हीट सप्लाई, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, और डेल डब्ल्यू वर्क डन है। कोई बात सुनो, हमने हीट कितनी प्रोवाइड की? 1000 जूल, इनफैक्ट 1000, वो 1000 जूल जाके दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, इंटरनल एनर्जी बढ़ी है 600 और वर्क डन हुआ है 400। तो मैंने रिवर्स पूछा था ये, इनफैक्ट इस तरह के 600 इंटरनल एनर्जी, 400 वर्क डन, 600 और 400 ये दोनों इनफैक्ट वो एनर्जी है जो हमने दी थी, समझ आ रही है बात? तो 1000 है, इसको इस तरह से लिख लें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू। आप जो भी हीट प्रोवाइड करोगे वो जाकर दो चीजें इंक्रीज करती है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, दोनों को प्लस करेंगे, कितनी हीट दी थी ये पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लें, इस इक्वेशन को जो सिर्फ नीचे आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और इसको याद रखें, the amount of heat which is provided to the system is always equal to sum of internal energy and work done। और अब मैं किसी भी तरह पूछूं इस सवाल को ना, डेल यू पूछ लूं, क्यू और डब्ल्यू बता दूं, तो आप सिर्फ प्लस माइनस कीजिएगा, एंड यू शुड नो कि मैं बता क्या रहा हूं और पूछ क्या रहा हूं, तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा देखो, इसकी एग्जांपल तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, डेल्टा यू जो है ना ये इंटरनल एनर्जी है और डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन है।